हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो ये वीडियो हमारा जो हम क्लास 9th का एसएसटी का सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे थे उसी का पार्ट 3 वीडियो है। और इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियोस में हमने इस सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 29 तक सॉल्व कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम इस सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 30 और उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियोस को तो देख ही लिया होगा, ठीक है। तो देखिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 29, यानी कि यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में अब हम क्वेश्चन नंबर 30 और इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इसी वीडियो में हम इस सैम्पल पेपर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 जो है यहाँ से हमारा सेक्शन डी स्टार्ट हो जाता है और सेक्शन डी में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारे 5 मार्क्स में होंगे, यानी कि 5-5 नंबर के क्वेश्चंस सेक्शन डी में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 30 को करते हैं। इसमें हमसे क्या पूछा है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताना है कि भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं और जो पावर्स हैं राष्ट्रपति की वो क्या क्या हैं। तो देखिए कैसे बताएंगे हम। हमें जैसे कि पता है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो देश का प्रथम नागरिक भी होता है। ये हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर में। इसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का, यानी कि नौसेना, वायुसेना और थल सेना, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन हमारा 5 मार्क्स में है, इसीलिए हमें कम से कम 5 पॉइंट्स इसके आंसर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको अब कराता हूं अच्छे से। तो देखिए, इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ निम्नलिखित है। तो हमें इसमें 5 पॉइंट्स कम से कम लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा जो है 5 मार्क्स का है, इसीलिए कम से कम हमें 5 पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। तो देखिए, फर्स्ट हम लिख सकते हैं कि देश की सभी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम से होती है, ठीक है। यानी कि जितने भी सरकारी गतिविधियां होती हैं, सरकारी कामकाज होते हैं, वो राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। और इसके अलावा सेकंड पॉइंट में लिखेंगे कि भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक भी होता है। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया। और इसके बाद लिखेंगे हम कि राष्ट्रपति भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, ठीक है। और इसके अलावा फोर्थ में लिख देंगे कि देश की प्रमुख नियुक्तियां जैसे मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यपाल तथा राजदूतों इत्यादि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। यानी कि जैसे जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति, इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति, इसके अलावा राज्यपाल और इसके अलावा जो राजदूत होते हैं इनकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के नाम से की जाती है, ठीक है। और इसके बाद लास्ट हम लिखेंगे कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की सजा को कम या समाप्त कर सकता है या सजा को बदल भी सकता है, ठीक है। तो ये भी राष्ट्रपति की शक्ति है, राष्ट्रपति का पावर होता है कि वो किसी व्यक्ति की सजा है उसको खत्म भी कर सकता है या फिर उसको कम भी कर सकता है या फिर उसकी सजा को बदल भी सकता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जो क्वेश्चन नंबर 30 है उसका। आई होप आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं। अगर आपको राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में कुछ और भी पता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो मैंने यहाँ पर 5 बताए हैं पॉइंट्स वही हों। इसके अलावा कोई और भी पॉइंट्स आपको पता है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी में अथवा वाला क्वेश्चन है। तो इसमें हमसे पूछा है कि भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हमें भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन करने के लिए बोला था, अब हमें भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों का वर्णन करने के लिए बोला गया है। तो चलिए इसका आंसर अब हम कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियां निम्नलिखित है और इसमें हम फर्स्ट पॉइंट लिख देंगे कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों को पद से हटा सकता है तथा विभिन्न मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है, ठीक है। तो ये सारे जो आंसर मैंने लिखे हैं ये सारे हिंदी में ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो इन्हें मुझे आपको एक्स्ट्रा समझाने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि ये
प्रॉपर तरीके से हिंदी में लिखे हुए हैं, ये कोई मैथ्स या फिर साइंस के क्वेश्चन तो है नहीं जो आपको समझाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आपको इसका आंसर मैं आपको पढ़ के बता दूँ, ठीक है, और पढ़ते पढ़ते ही आप समझ जाएं। अब इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है इसमें हम लिखेंगे कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता भी करता है। और इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है इसमें हम लिखेंगे यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देता है तो यह माना जाता है कि संपूर्ण मंत्रालय ने इस्तीफा दे दिया है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा किसी भी क्वेश्चन का आंसर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में हम लिखेंगे कि प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करता है तथा देश के संबंधों को मजबूत बनाता है, ठीक है। यानी कि जैसे आपने सुना होगा जो मोदी जी हैं वो हर बार अलग अलग देशों पर जाते हैं ताकि वे दूसरे देशों से हमारे भारत की जो संबंध है उसको और मजबूत बना सकें, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट में हम लिखेंगे कि देश का प्रधानमंत्री यह भी तय करता है कि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया जाए, ठीक है। जैसे कि जो गृह मंत्री हैं वो अभी अमित शाह हैं, इसी तरह से जो रक्षा मंत्री हैं वो राजनाथ सिंह है। तो हर एक मंत्री को एक अलग से मंत्रालय दिया गया है। जैसे वित्त मंत्री जो हैं वो निर्मला सीतारमण जी हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है। इसमें हमसे पूछा है कि वैश्विक निर्धनता परिदृश्य पर चर्चा कीजिए। यानी कि हमें निर्धनता के बारे में वैश्विक स्तर पर बताना है, यानी कि वर्ल्ड लेवल पर निर्धनता के बारे में बताना है। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। तो देखिए इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में कि तेजी से आर्थिक विकास तथा मानव संसाधन विकास में निवेश के परिणाम स्वरूप चीन तथा अन्य पूर्व एशियाई देशों में निर्धनता में कमी आई है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट। और इसके बाद सेकंड पॉइंट में लिखेंगे कि उप सहारा अफ्रीका में निर्धनता 1981 में 41% से बढ़कर 2001 में 46% हो गई है। यानी कि उप सहारा अफ्रीका में जो निर्धनता है वो पहले की तुलना में अब और भी बढ़ गई है, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट में लिखेंगे कि लैटिन अमेरिका में निर्धनता का अनुपात वही रहा है, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। और फोर्थ पॉइंट में हम लिख देंगे कि विकासशील देशों में अत्यंत निर्धनता में रहने वाले लोगों का अनुपात 1990 में 28% से गिरकर 2001 में 21% हो गया है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट में हम लिखेंगे कि दक्षिण एशिया के देशों में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी तीव्र नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। इसमें हमसे जो निर्धनता के बारे में है वो वैश्विक लेवल पर पूछा गया है, तो इसीलिए हम इसमें जो विश्व स्तर पर अलग अलग देश हैं उन सभी के बारे में बता देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अथवा में है, तो इसका आंसर भी हम कर लेते हैं। इसमें हमसे पूछा है कि भारत में निर्धनता के अंतरराज्यीय असमानता पर चर्चा कीजिए। यानी कि इस बार हमसे भारत में निर्धनता के बारे में पूछा है, तो इस बार जो हमारा आंसर होगा उसमें हम सिर्फ भारत में जो राज्य हैं उनके बारे में बताएंगे। तो चलिए इसका आंसर अब करते हैं। तो देखिए इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे कि 70 के दशक की शुरुआत से हर राज्य में गरीबी में गिरावट आई है, लेकिन गरीबी को कम करने की सफलता की दर भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न रही है। यानी कि भारत के हर एक राज्यों में जो गरीबी है वो कम जो हुई है तो अलग अलग दर से हुई है। यानी कि किसी राज्य में बहुत जल्दी ही जो गरीबी है वो खत्म हो रही है और किसी किसी राज्य में बहुत धीरे धीरे गरीबी कम हो रही है, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट में लिख देंगे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल तथा पश्चिम बंगाल में गरीबी में गिरावट आई है। और थर्ड पॉइंट में लिखेंगे कि दूसरी ओर उड़ीसा तथा बिहार सबसे गरीब राज्य बने हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे फोर्थ पॉइंट में कि खाद्यान्न का सार्वजनिक वितरण, मानव संसाधन विकास पर ध्यान, उच्च कृषि विकास, भूमि सुधार के उपाय इत्यादि गरीबी में गिरावट के कुछ मुख्य कारक है, ठीक है। यानी कि ये जो तरीके आप देख रहे हैं इन सब से गरीबी को कम किया जा सकता है।
और इसके बाद 5th पॉइंट में हम लिख देंगे कि प्रत्येक राज्य में गरीबी का अनुपात समान नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा अथवा वाले क्वेश्चन का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है। इसमें हमसे पूछा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसमें हमसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए बोला है, यानी कि हमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के बारे में बताना है। और इसमें भी हमें अथवा में दिया गया है। तो अथवा वाला क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम इसका आंसर कर लेते हैं। तो देखिए, इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आमतौर पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों के वृक्षों में पतझड़ का कोई निश्चित समय नहीं होता है। और आगे हम लिख देंगे, तथा इन वनों के वृक्षों की ऊंचाई 60 मीटर या इससे अधिक होती है। इन वनों में मुख्य रूप से हाथी, बंदर, हिरण, चमगादड़ तथा कई प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। और इसके बाद लिख देंगे कि कुछ प्रमुख वनस्पति हैं आबूनस, रोजवुड, सिंकोना इत्यादि, यानी कि इन वनों में इस तरह के जो वृक्ष होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में कुछ और भी पता है तो वो भी इसके आंसर में आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए, इसी क्वेश्चन में हमें अथवा में भी दिया गया है। तो इसमें हमसे पूछा है कि कंटीले वन तथा झाड़ियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो चलिए अब इसका आंसर करते हैं। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा हमारा कि भारत में कंटीले वन तथा झाड़ियां 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और इसके बाद हम लिखेंगे कि ये वन मुख्यतः गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों में पाए जाते हैं। और इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि इन वनों में मुख्य रूप से चूहे, खरगोश, लोमड़ी, शेर, घोड़े इत्यादि जानवर पाए जाते हैं। और इस प्रकार के वनों में वृक्षों की जड़ें लंबी, पत्तियां छोटी तथा कांटेदार होती है। और इसके बाद हम लिख देंगे 5th पॉइंट में कि इन वनों में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख पादप प्रजातियां यूफोर्बिया, नागफनी, खजूर इत्यादि है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा अथवा वाले क्वेश्चन का। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, इसमें हमसे क्या पूछा है कि कार्ल मार्क्स के प्रमुख विचारों की व्याख्या कीजिए। तो कार्ल मार्क्स के प्रमुख विचार क्या थे कि जो औद्योगिक समाज है वो पूंजीवादी समाज भी है, यानी कि उन्होंने औद्योगिक समाज को पूंजीवादी समाज बताया था। ठीक है, इसके अलावा और भी कार्ल मार्क्स के प्रमुख विचार थे। चलिए इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, कार्ल मार्क्स के प्रमुख विचार में हम क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि कार्ल मार्क्स के प्रमुख विचार निम्नलिखित है। पहला क्या है कि कार्ल मार्क्स का एक यह विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। और इसके बाद लिखेंगे कि फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। इसके बाद लिखेंगे हम कि कार्ल मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक पूंजीपति इस तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। ठीक है, और 4th पॉइंट में लिखेंगे कि मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत मजदूरों की ही होगी। और इसके बाद हम लिख देंगे कि साम्यवादी समाज भविष्य का समाज है। ये कार्ल मार्क्स का विचार था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 33 का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए, इसी में हमारा अथवा में भी क्वेश्चन है, तो इसको भी कर लेते हैं। इसमें हमसे पूछा है कि रूस में स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम कैसे लागू किया गया था। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। तो देखिए, अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा कि स्टालिन ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों में काम करने के लिए बाध्य किया। और इसके बाद हम लिखेंगे कि ज़्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए। और इसके बाद सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और कोल खोज के मुनाफे को किसानों के बीच बांट दिया जाता था। ठीक है, इसके बाद किसानों को सामूहिक खेतों पर एक साथ खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था, जिन्हें कोल खोज कहा जाता था।
और जिन किसानों ने सामूहिकता कार्यक्रम करने के आदेशों का विरोध किया उन्हें कड़ी सजा दी गई। तो ये हमारा था सामूहिकीकरण। ठीक है, तो इस तरह से ये अथवा वाला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है। तो क्वेश्चन नंबर 34 से हमारा सेक्शन ई स्टार्ट हो जाता है और सेक्शन ई में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारे 4 मार्क्स में होंगे, यानी कि सेक्शन ई के सारे क्वेश्चंस 4-4 नंबर के पूछे जाएंगे। तो देखिए इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाएंगे ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको ये एक अनुच्छेद दिया जाएगा, तो सबसे पहले आपको इस अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ना है और इसके बेस पे 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इन तीनों में से ये फर्स्ट और सेकंड 1-1 नंबर के होंगे और जो ये थर्ड वाला है ये आपका 2 नंबर का होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये जो अनुच्छेद है इसको ध्यान से पढ़ लेना। ये जो सैंपल पेपर का PDF है इसे मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसे पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सबसे पहले करते हैं। इसमें हमसे पूछा है कि संविधान सभा में हुई चर्चा एवं प्रस्तावों को किस नाम से प्रकाशित किया गया। तो देखिए इसका जो आंसर है वो आपको इस अनुच्छेद में ही मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, यानी कि ये आंसर हो जाएगा हमारा इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये तो हमें वैसे भी पता होता है कि संविधान सभा के जो संविधान सभा है उसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर BR अंबेडकर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें हमसे पूछा है कि संविधान की व्याख्या के लिए किस दस्तावेज का उपयोग किया जाता है और क्यों। तो इसका आंसर जो है वो हमारा यहाँ से हम लिख देंगे, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं लिखेंगे। ये जो आप देख रहे हैं इसमें सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहाँ कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया एवं संभाला गया। उन्हें यहाँ पर लिखा हुआ है आगे कि इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। संविधान की व्याख्या के लिए इस बहस के दस्तावेजों का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आप पूरा लिख देना यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड वाले क्वेश्चन का। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 35 है। तो ये भी हमारा इसी तरह का क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 34 था। तो इसमें भी आपको सबसे पहले ये एक अनुच्छेद दिया गया है। तो इस अनुच्छेद के बेस पर ये आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आपको इस अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमसे क्या पूछा है कि जैकोबिन क्लब का नेता कौन था। तो जैकोबिन क्लब का जो नेता था वो हमारा कौन था, मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। तो देखिए ये रहा मैक्समिलियन रॉबेस्पियर, ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जैकोबिनों की लाल टोपी किसका प्रतीक थी। तो ये हमारा हो जाएगा स्वतंत्रता का प्रतीक थी। ठीक है, यानी कि इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा स्वतंत्रता का प्रतीक। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया अच्छे से। अब इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फ्रांसीसी समाज में जैकोबिन क्लब का महत्व बताइए। तो इसका आंसर जो है आप इसी अनुच्छेद में से यहाँ से लिख देना कि जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। यानी कि आप जो है यहाँ से पूरा लिख के और यहाँ तक लिख देना। यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमारा यहाँ से ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 36, ये भी हमारा अनुच्छेद वाला ही है। तो इसमें भी सबसे पहले हमें इसे ध्यान से पढ़ना है और इसके बेस पे ये आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है
कि पश्चिम से पूर्व तक हिमालय का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो इसका आंसर जो है ये आप देख सकते हैं कि क्षेत्रों के आधार पर यहाँ पर लिखा हुआ है। इसे आप जब अच्छे से पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि इसका आंसर जो है ये हो जाएगा क्षेत्रों के आधार पर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पंजाब हिमालय किन दो नदियों के मध्य स्थित है। पंजाब हिमालय किन दो नदियों के मध्य स्थित है, ये हमसे पूछा है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा सतलुज एवं सिंधु। यानी कि देखिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सतलुज एवं सिंधु। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि पूर्वी पहाड़ियों की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो पूर्वी पहाड़ियों की कोई दो विशेषताएं क्या क्या हो जाएंगी, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम पढ़ेंगे ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थर जो औषधि शैल से बनी है, ये घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। तो इसका आंसर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे। इसी में कोई दो पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस थर्ड नंबर के क्वेश्चन का। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है। तो यहाँ से हमारा सेक्शन एफ स्टार्ट हो जाता है और सेक्शन एफ वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे आपके मैप वाले हैं, यानी कि मानचित्र वाले क्वेश्चंस अब आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए अब हम मानचित्र वाले क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो इसमें क्या बोला है, विश्व के राजनीति मानचित्र में ए और बी दो लक्षण अंकित किए गए हैं। इन लक्षणों को निम्नलिखित जानकारी की सहायता से पहचानिए और उसके सही नाम मानचित्र पर खींची गई रेखाओं पर लिखिए। तो सबसे पहले ए में हमें बोला है कि एक मित्र राष्ट्र और बी में हमसे बोला है कि एक धुरी राष्ट्र। तो देखिए एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र ये हमें बताना है मैप में। तो अब मैप पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा हमारा ए और ये रही लाइन। तो इस लाइन पर हमारा क्या आएगा, यानी कि ये जो ए आप देख रहे हैं जहाँ पर ये ए लिखा हुआ है, तो ये हमारा कौन सा देश है, जो कि मित्र राष्ट्र वाला देश है। तो ये हमारा है ब्रिटेन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ब्रिटेन। ठीक है, और इसके बाद ये जो बी नंबर का आप देख रहे हैं, तो ये हमारा क्या था, ये धुरी राष्ट्र था। तो ये जो बी है ये कौन सा देश है धुरी राष्ट्र में, तो ये है इटली। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इटली। तो आई होप आपको दोनों अच्छे समझ में आ गया, दोनों क्वेश्चन का आंसर। ये जो है ए वाला ये हमारा ब्रिटेन हो गया और ये जो बी वाला है ये हमारा इटली हो गया। तो ये हो गया मैप वर्क, जो फर्स्ट मैप है ये कंप्लीट। इसके बाद एक और मैप भी पूछा जाएगा। तो एक और मैप जो है ये हमारा 37.2 में पूछा गया है। तो देखिए इसमें हमसे क्या बोला गया है, तो इसमें हमसे बोला गया है कि भारत के राजनीति रेखा मानचित्र में निम्नलिखित में से किन्हीं तीन को उपयुक्त चिन्हों से दर्शाइए और नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए हमें टोटल 5 दिए गए हैं। इनमें से हमें किन्हीं तीन को सिर्फ जो भारत का राजनीति मानचित्र है उसमें दर्शाना है। ठीक है, वैसे मैं आपको ये पांचों ही दर्शा के दिखाऊंगा, लेकिन एग्जाम में आपको कोई 3 ही दिखाना है मैप में। तो सबसे पहले हमारा क्या है, हिमाचल प्रदेश, फिर अनाईमुड़ी, फिर इसके बाद बिहार, फिर कोंकण और फिर है वुलर झील। ठीक है, तो चलिए अब इनको हम करते हैं। सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश को दिखाएंगे। तो ये रहा हमारा भारत का राजनीति मानचित्र। तो देखिए इसमें हमारा हिमाचल प्रदेश कहाँ आएगा, तो ये जो आप देख रहे हैं यही हमारा हिमाचल प्रदेश राज्य है, यानी कि ये जो है ये हमारा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो आप इस तरह से लाइन खींच के और इसके ऊपर लिख देना यहाँ पर, ये हमारा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख देंगे। इसके बाद ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखिए सेकंड में हमसे क्या पूछा गया था, सेकंड में हमसे पूछा गया था अनाईमुड़ी। तो अनाईमुड़ी कहाँ है ये आपको पता होगा, आपने ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ा होगा। तो अनाईमुड़ी जो है ये हमारा केरल में है। तो इसीलिए केरल में इस तरह से हम एरो बना देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे अनाईमुड़ी। ठीक है,
तो इसका आंसर हो गया, यहाँ पर है हमारा अनाईमुड़ी। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट थर्ड वाले क्वेश्चन पर। तो देखिए थर्ड में हमसे पूछा है बिहार, फोर्थ में कोंकण और फिफ्थ में वुलर झील। तो अब हम सबसे पहले बिहार को दिखाएंगे। तो देखिए इसमें हमारा बिहार कहाँ हो जाएगा, ये जो आप देख रहे हैं राज्य, यही बिहार है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से हम रेखा खींच के और यहाँ पर लिख देंगे बिहार। इसके बाद हमें कोंकण दिखाना था, तो कोंकण जो है ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं हिस्सा, यही हमारा कोंकण है। ठीक है, और इसके बाद हमें वुलर झील दिखाना था, तो वुलर झील हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं जो कि लद्दाख है, तो यहीं पर वुलर झील हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से हम लाइन खींच के यहाँ पर लिख देंगे वुलर झील। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको जो भारत का राजनीति मानचित्र है इसके भी क्वेश्चंस को मैंने आपको करा दिया। तो इस तरह से ये हमारा अब जो सैंपल पेपर है एसएसटी का, ये कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए हैं सारे क्वेश्चंस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी इससे बेनिफिट मिल जाए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।